नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में चोल नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चोल चोल दक्षिण भारत की एक महान शक्ति थी। सॉरी सॉरी चोल वंश के तहत चोल वंश की प्राचीनता, इनके प्रमुख शासक जैसे इनका संस्थापक आदित्य प्रथम, फिर चोलों की शासन व्यवस्था जिसके अंदर स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण, चोलों की अर्थव्यवस्था, फिर चोलों के समकालीन शक्तियाँ जैसे कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य आदि, फिर चोलों का श्रीलंका के साथ संबंध, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ चोलों के संबंध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बड़ा टॉपिक होने के कारण इसको दो पार्टों में बांटा जाएगा। प्रथम पार्ट में चोल वंश की प्राचीनता है, उसकी शासन व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में चोलों का समकालीन शक्तियों के साथ संबंध, श्रीलंका के साथ संबंध और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। अब पार्ट 1 चोल और उनके समकालीन चोलों के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। चोल वंश की प्राचीनता। भारतीय और विदेशी दोनों साक्ष्यों से पता चलता है कि चोल वंश भारत का एक प्राचीन वंश था। महाभारत में चोल जाति का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भी इस जाति का उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार चोलों ने कलिंग की सहायता से मौर्य शासक बिंदुसार के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा, और जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो चोलों ने कलिंग को पर्याप्त सैनिक सहयोग दिया था। अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख एक सीमांत राज्य के रूप में किया जाता है। दक्षिणी राजवंशों के लेखों एवं तत्कालीन साहित्य में तो चोलों का बहुतायत के साथ उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में तंजौर, तिरुचिरापल्ली, पुदुकोट्टा क्षेत्र में प्राचीन समय में चोल मंडल का राज्य था। इस राज्य में कावेरी नदी बहती थी। चोल राज्य की सीमाएं भिन्न भिन्न समय में उसके शासकों की शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। इसी प्रकार अलग अलग शासकों ने नगरों को राजधानी बनाकर शासन किया। उरकपुर यानी वर्तमान उरेयूर, तंजौर और गंगैकोंड चोलपुरम, ये तीनों ही भिन्न भिन्न समय में चोल राज्य की राजधानी रही थी। उरेयूर, तंजौर और गंगैकोंड चोलपुरम। अब आदित्य प्रथम। 9वीं सदी के मध्य में विज्जाल्य नामक सरदार ने चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। यानी कि चोल वंश का संस्थापक 9वीं शताब्दी में विज्जाल्य नामक शासक था। उसके पूर्व चोलों की स्थिति पल्लव राजवंश के सामंतों के सदृश थी। विज्जाल्य ने चोल मंडल को पल्लवों के अधीनता से मुक्त करवाया था। तंजौर को राजधानी बनाकर स्वतंत्रतापूर्वक शासन करना शुरू किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम राजा बना। उसने 871 ईस्वी से 907 ईस्वी तक शासन किया। वह एक पराक्रमी शासक था। उसने पल्लव नरेश अपराजित को समाप्त कर संपूर्ण पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। इससे चोल राज्य का क्षेत्रफल दोगुना हो गया और अब उसकी सीमाएं राष्ट्रकूट राज्य तक विस्तृत हो गई। गंगवंश ने पृथ्वीपति द्वितीय ने आदित्य प्रथम की अधीनता स्वीकार कर ली। आदित्य ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। उसने राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय की पुत्री के साथ विवाह किया और अपने पुत्र का विवाह चेर नरेश रथाणुरुवी की पुत्री के साथ कर चेर वंश की मित्रता प्राप्त कर ली। आदित्य प्रथम ने कावेरी नदी के किनारे अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रांतक प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद उसके पुत्र प्रांतक प्रथम ने 907 से 955 ईस्वी, कुछ के अनुसार 953 ईस्वी तक शासन किया गया। उसने दक्षिण की ओर पांड्य राज्यों को जीत लिया और कुमारी अंतरिप तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने लंका पर भी आक्रमण किया। परंतु वह उसे सफलता न मिली। प्रांतक ने पांडवों और वेदुम्बों को भी पराजित किया।
उसकी बढ़ती हुई शक्ति से चोल राज्य के उत्तर में स्थित मान्य खेत के राष्ट्रकूट राज्य की चिंता बढ़ गई और उसके शासक कृष्ण तृतीय यानी 940 से 68 ईस्वी ने चोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में प्रांतक पराजित हुआ। युद्ध में उसका बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया और कांची तथा तंजौर पर कृष्ण तृतीय का अधिकार हो गया। सॉरी। इस प्रकार को समय के लिए चोल राज्य की उदीयमान शक्ति को भारी धक्का लगा। इस राज्य से चोल राज्य अस्त व्यस्त हो गया और 955 ईस्वी के आसपास परांतक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद की आधी शताब्दी तक का समय चोलों का पतन काल माना जाता है। राजराज प्रथम सॉरी चोल वंश की सत्ता पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय राजराज प्रथम यानी 985 से 1014 ईस्वी को है। वे 985 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। इस समय तक दक्षिणापथ में राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उनका स्थान कल्याणी के चालुक्यों ने ले लिया। दक्षिणापथ की इस परिवर्तित राजनीतिक स्थिति का राजराज ने पूरा लाभ उठाया। सर्वप्रथम उसने दक्षिण में स्थित पांड्य और केरल राज्यों को जीतकर कन्याकुमारी तक अपने राज्य का विस्तार किया। उसने पांड्यों के मित्र राज्य लंका पर भी सफल आक्रमण किया और उत्तरी लंका के प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उसने पश्चिम दिशा में द्वार समुद्र के होयसलों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और उन्हें अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया। इसके पश्चात उसका चालुक्यों से संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस समय चालुक्यों की दो शाखाएं शासन कर रही थी। पश्चिमी शाखा के अधिकार में नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का समस्त क्षेत्र था और इसकी राजधानी मान्य खेत थी। इस समय वहां सत्याश्रय का शासन था, जो कि एक सुयोग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक था। चालुक्यों की पूर्वी शाखा पूर्वी दक्षिणापथ में राज्य करती थी और राजधानी वेंगी थी। 976 ईस्वी में एक तेलुगु सरदार ने वेंगी के राजा को मारकर राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। मृत राजा के परिवार ने भागकर राजराज चोल की शरण ली। उसने अपने बड़े पुत्र शक्तिवर्मन को पुनः वेंगी के सिंहासन पर बैठाने का वचन दिया। तदनुसार उसने वेंगी पर आक्रमण कर तेलुगु सरदार जटाचोड़ भीम को परास्त किया और शक्तिवर्मन को वेंगी का राजा बनाया। इस प्रकार वेंगी की चालुक्य शाखा राजराज के प्रभाव में आ गई। राजराज के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की दृष्टि से पश्चिमी शाखा के चालुक्यों के राजा सत्याश्रय ने वेंगी पर आक्रमण कर बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस पर राजराज ने सत्याश्रय के राज्य पर आक्रमण किया। उसकी राजधानी मान्य खेत को बुरी तरह लूटा। राजराज ने कलिंग पर आक्रमण कर उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। उसने समुद्र पार मालदीव तथा कुछ अन्य द्वीपों को भी जीता था। इस प्रकार उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का सारा भारत, मालदीव और उत्तरी लंका सम्मिलित थे। दक्षिणी भारत का तो वे महानतम सम्राट हुआ। वहाँ एक कुशल प्रशासक भी था। इसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया तथा स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। उसने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सेव होते हुए भी सहिष्णु शासक था। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी। चोल राज्य का सबसे प्रतापी शासक राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम हुआ, जिसने 1044 ईस्वी तक शासन किया। उसने चोल राज्य को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसने लंका पर आक्रमण कर संपूर्ण लंका को अपने राज्य में मिला लिया। पांड्य और केरल राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें जीता तथा वहां पर अपने पुत्र को शासक नियुक्त किया। वेंगी राज्य के सिंहासन को लेकर चोलों और चालुक्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिसमें राजेंद्र प्रथम को बराबर सफलता मिलती रही। फिर भी उसकी ख्याति उसकी बंगाल विजय पर अधिक निर्भर करती है। उसकी सेना ने बस्तर और उड़ीसा होते हुए बंगाल पर आक्रमण किया और वहां के
पाल वंशी राजा महिपाल को पराजित किया। परंतु चोलों ने बंगाल पर शासन करने का प्रयास नहीं किया। वापसी में चोल सेना ने बिहार को जीता। पूर्वी भारत के इस विजय की खुशी में राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके बाद उसने शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया। उन दिनों शैलेंद्र साम्राज्य में जावा, सुमात्रा, मलाया तथा अन्य निकटवर्ती द्वीप सम्मिलित थे। चोल नौसेना ने सुमात्रा तथा जावा के अनेक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। चोल आक्रमण ने शैलेंद्र साम्राज्य को भूमिसात कर दिया। इस प्रकार चोल साम्राज्य का प्रभाव गंगा से लंका और लंका से जावा, सुमात्रा तक स्थापित हो गया। राजेंद्र प्रथम एक महान निर्माता भी था। उसने गंगेकोंड चोलपुरम में अपनी नई राजधानी की स्थापना की और उसे अनेक भवनों, मंदिरों और तड़ागों से अलंकृत किया। 1044 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। राजाधिराज राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम चोल राज्य का शासक बना। उसने 8 वर्ष तक शासन किया। उसके शासनकाल में पांड्य, केरल और लंका के लोगों ने चोल साम्राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए संघर्ष छेड़ दिया था। राजाधिराज ने उनके दमन के लिए बड़ी कठोरता से कार्य किया और उनके विद्रोह को दबाने में सफल रहा। राजाधिराज को अपने राज्य के परंपरागत शत्रुओं चालुक्यों से भी युद्ध करने पड़े। प्रारंभ में उसे पर्याप्त सफलता मिली और उसने चालुक्यों को पराजित कर दिया। परंतु अंतिम युद्ध में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने राजाधिराज को परास्त कर दिया। इसी युद्ध में राजाधिराज लड़ते हुए मारा गया। इसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय शासक बना। उसने 1064 ईस्वी तक शासन किया। राजाधिराज की मृत्यु के बाद भी उसने चालुक्यों के साथ युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध में किसकी विजय हुई ये कहना कठिन है, क्योंकि सोमेश्वर और राजेंद्र द्वितीय दोनों ने ही अपनी अपनी परिस्थितियों में अपनी विजयों का उल्लेख किया है। राजेंद्र द्वितीय ने लंका पर भी आक्रमण किया और उसके अधिकांश भाग पर अपना अधिकार बनाए रखा। वीर राजेंद्र द्वितीय के बाद उसका छोटा भाई वीर राजेंद्र शासक बना। उसने 1070 ईस्वी तक शासन किया। उसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को तुंगभद्रा नदी के किनारे पर लड़े गए युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद एक अन्य युद्ध में भी चालुक्यों को पराजय का सामना करना पड़ा। वीर राजेंद्र ने लंका नरेश विजयबाहु के विद्रोह का भी कठोरतापूर्वक दमन किया। उसने पांड्यों और चेरों का दमन किया। उसके बाद उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना। अपने शासन के पहले वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वेंगी का राजा कुलोतुंग शासक बना। उसकी मां चोल सम्राट राजराज प्रथम की पुत्री थी। कुलोतुंग के राजा बनने पर वेंगी और चोल राज्य एक हो गए। कुलोतुंग को चोल राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ा। उसे दक्षिणी भाग के चालुक्य से संघर्ष करना पड़ा, जिसमें वे सफल रहा। उसे हेहेयों से भी लड़ना पड़ा, परंतु अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उसे होयसल नरेश विष्णुवर्धन से पराजित होना पड़ा। चोल साम्राज्य के कई प्रदेशों पर होयसलों ने अधिकार कर लिया। लंका भी उसके हाथ से निकल गया। 1120 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी निर्बल थे। वे अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में असमर्थ रहे। सुदूर दक्षिण के पांड्य, केरल और लंका के राज्यों ने चोलों की प्रभुसत्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली। समुद्र पार द्वीप भी उनकी अधीनता से मुक्त हो गए। इस समय अनेक राजवंश, विशेषकर द्वार समुंदर, होयसल प्रबल होने शुरू हो गए थे और उनके उत्कर्ष के कारण चोल राज्य अब सर्वथा क्षीण हो गया। अंत में 13वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में पांड्यों ने चोल वंश का अंत कर दिया। चोलों की शासन व्यवस्था। राष्ट्रकूटों के आक्रमणों से मुक्ति पाने के बाद चोल राजाओं का समूचे दक्षिणी भारत पर आधिपत्य हो गया। उनका राज्य पूर्व में समुद्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक फैला हुआ था।
उत्तर में चोल राज्य की सीमा कुछ अनिश्चित थी। ये मंगलोर के पास ही से प्रारंभ होकर तुंगभद्रा के किनारे किनारे वेंगी की सीमा तक चली गई। राजराज प्रथम के शासनकाल से चोल राज्य एक छोटा सा राज्य ने रहकर साम्राज्य बन गया। राजतंत्र भी उसी के अनुरूप परिवर्तित हुआ। राजा चोल राजा परम शक्तिवान होता था। सामान्यतया पैतृक उत्तराधिकार प्रचलित था। चोल नरेश बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। उसे चक्रवर्तीबल कहा जाने लगा। बाद में उसे त्रिलोक सम्राट की पदवी मिली और राजकीय दस्तावेजों में उसका उल्लेख उसकी रानियों के साथ किया जाने लगा और उसे समस्त प्रजा का स्वामी कहा जाने लगा। विजालिन ने तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया था और ये अब तब तक राजधानी बनी रही जबकि नई नगरी गंगानुरी का निर्माण नहीं हो गया। चोल राजा समस्त शासन तंत्र का प्रमुख संचालक था। उसके ऊपर किसी लोकतांत्रिक संस्था का नियंत्रण नहीं था। वह शासन कार्य मंत्रियों की सहायता तथा सलाह से करता था। उसकी अधिकतर आज्ञाएं मौखिक होती थी। राजा का निजी सचिव उन आज्ञाओं को नोट करता और मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाकर उन आज्ञाओं को जारी करता था। चोल नरेशों की राजसभा उनके विपुल वैभव की प्रतीक होती थी। राजा अपने बड़े बड़े सामंतों, पदाधिकारियों तथा अधीन राजाओं से घिरा रहता था। उनके रहन सहन तथा प्रीति भोजों के संबंध में नीलकंठ शास्त्री ने लिखते हैं कि राजभोजों के अवसरों पर राजकुमारों और चारों मंत्री राजा के चरणों में प्रणाम करते थे। फिर सभी संगीत, गीत और नृत्य में लीन हो जाते थे। राजा शराब नहीं पीता, किंतु वे मांस खाता और सूती कपड़े पहनता है। अपनी मंडली और रक्षकों के लिए वे असंख्य नर्तकियां रखता है। बारी बारी से रोज 3000 नर्तकियां इसकी सेवा में रहती है। चोल नरेश समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ और दान करते थे तथा अपने नाम पर विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मंदिरों के निर्माण तथा उन्हें प्रभुत दान देने, खेती के लिए नई जमीन बनाने में खूब धन लगाने, सिंचाई के कार्यों को प्रोत्साहन देने, पाठशालाएं एवं अस्पताल चलाने और अन्य सार्वजनिक कार्यों में काफी व्यय किया जाता था। चोलों के शासनकाल में मंदिर सभी सार्वजनिक सुविधाओं के केंद्र बन गए थे। राजा अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था, जो युवराज कहलाता था। सामान्यतः बड़े पुत्र को ही युवराज बनाया जाता था, परंतु कुछ नरेशों ने अपने छोटे भाई को युवराज बनाया था। युवराज राजा को शासन कार्यों में सहायता देता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राजा ही करता था। इन्हें नगद वेतन के स्थान पर भूखंड दिए जाते थे। प्रशासन चलाने के लिए चोल नरेशों ने एक सुसंगठित, सुव्यवस्थित और कुशल सिविल सर्विस का विकास कर लिया था। चोल राजाओं ने एक बात का निरंतर ध्यान रखा कि नौकरशाही स्थानीय संस्थाओं के कार्यकलापों में हस्तक्षेप नहीं कर सके। उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय संगठनों की शक्ति के बीच बड़ा अच्छा संतुलन रखा था। राज्य और इन संस्थाओं के कार्यों की विभाजक रेखा सुस्पष्ट थी। राजा राजधानी से लेकर अपने साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों के प्रशासन पर दृष्टि रखता था। प्रत्येक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वे समय समय पर अपने साम्राज्य का दौरा भी करता था। प्रशासन की इकाइयाँ। प्रशासन की मूल इकाई सवसासी गांव था। कई गांवों को मिलाकर कुर्रम या नाडु बनता था। इसे ही कई कई कोट्टम भी कहते थे। कई कुर्रम मिलकर बलनाडु बनता था, प्राय उसे ही नाडु कहते थे। बलनाडु से बड़ी इकाई मंडलम कहलाती थी। ये प्रांत के बराबर थी। इस प्रकार के 8 या 9 मंडलम राजराज के शासनकाल में थे। इसमें लंका भी एक मंडलम था। मंडलमों की संख्या में हेरफेर होता रहता था और इनके नाम बराबर बदलते रहते थे, इसलिए इनका अध्ययन थोड़ा जटिल है। इस प्रकार चोल साम्राज्य मंडलों में मंडल अनेक बलनाडु तथा बलनाडु कुर्रम तथा कुर्रम गांवों में विभाजित था।
मंडल का प्रमुख अधिकारी वायसराय राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस पद पर प्राय राजकुमार अथवा किसी महत्वपूर्ण सामंत को नियुक्त किया जाता था। सॉरी, प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति भी राजा ही करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक इकाई के प्रशासन में वहां की जनता भी सहयोग लिया जाता था। मंडल से लेकर गांव तक स्थानीय सभाएं होती थी। गांव में उराड़ नामक सभा होती थी। नगर की सभा को नगस्तर कहा जाता था। नाडू की सभा नाट्टर कहलाती थी। व्यापारियों और व्यवसायियों शिल्पियों की अपनी सभाएं थी। इन्हें श्रेणी और पुग कहा जाता था और प्रशासन में इन सभाओं का सहयोग भी लिया जाता था। स्थानीय प्रशासन चोल शासन की मुख्य विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है। गांवों का स्थानीय शासन है। जैसे अभी हमारे गांव में स्थानीय स्वशासन होता है, वैसे 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में चोलों में स्थानीय स्वशासन था। यानी कि चोल शासन की मुख्य विशेषता उनके गांवों का स्थानीय शासन था। चोलों के अधीन ग्राम्य शासन सुदृढ़ था। ग्राम्य सभा ग्राम्य संगठन का मुख्य केंद्र थी। इन्हीं ग्राम सभाओं से शासन चलता था। गांव का प्रत्येक बालिक पुरुष इसका सदस्य होता था। इन ग्राम सभाओं के अलावा और भी अनेक समुदाय और निगम होते थे जिनका स्वरूप सामाजिक, धार्मिक अथवा आर्थिक होता था। इस प्रकार के समुदाय प्राय प्रत्येक गांव में होते थे। इनका ग्राम सभा से क्या संबंध था, इसे बताना कठिन है। ग्राम सभाओं के दो प्रकार मिलते हैं, एक उर और दूसरा सभा। एक तीसरे प्रकार की सभा भी थी जिसे नगरम कहते थे। यानी कि ग्राम सभा दो प्रकार की होती थी, एक उर दूसरा सभा। एक तीसरे प्रकार की सभा भी थी जिसे नगरम कहते थे। यह व्यापारिक नगरों में सीमित थी। सभी स्थानीय लोगों की सभाएं होती थी और आमतौर पर इनका संबंध उन सभी कार्यों से था जो सार्वजनिक ढंग के होते थे। राज्य के कर्मचारी इनकी सामान्य जांच पड़ताल करते थे। विशेषकर समय समय पर इनके हिसाब किताब की जांच पड़ताल करते थे। अन्यथा वे अपनी क्रियाकलाप में स्वतंत्र होती थी। राजस्व से संबंधित मामलों पर विचार के समय राज्य के कर्मचारी भी सभा में उपस्थित रहते थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कभी कभी राजा भी विचार करता था। उर सबसे सरल प्रकार की सभा थी। उर भी अपने दस्तावेजों के मसौदे बनाने और उन्हें खुदवाने का आदेश देती थी। अनेक स्थानों पर उर सभा के साथ साथ ही कार्यरत भी थी, तो दूसरी जगहों पर उर ही एकमात्र सभा थी। ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों में धर्मात्मा और विद्वान ब्राह्मणों की बस्तियां बन गई थी। उन लोगों की सभा को सभा कहा जाता था। वे सभा और इसकी कार्य समिति के माध्यम से स्थानीय मामलों का नियमन करते थे। जिन स्थानों पर पहले से कोई बस्ती बनी रहती थी और बाद में ब्राह्मणों को दान में मिल जाती थी, वहां उर और सभा साथ साथ काम करती थी। ब्राह्मणों को दान दिए गए गांवों में आम जनता उर में मिलती थी और अपने कार्य पूर्ववत जारी रखती थी, जबकि नवागंतुक ब्राह्मण अपनी सभा बना लेते थे। उर के संगठन और उसकी कार्य पद्धति के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा अनुमान है कि उर की बैठकों में गांव के सभी बालिक निवासी जाते थे, परंतु विचार विमर्श के प्रमुख रूप से गांव के बड़े बूढ़े ही अधिक भाग लेते रहे होंगे। उर की कार्य समिति भी होती थी जिसे आलुंगणम यानी शासक गण कहते थे। इसी को संक्षेप में गणम कहते थे। गणम में कितने सदस्य होते थे और उनकी नियुक्ति किस आधार पर होती थी, इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई है। सभा का तंत्र काफी जटिल था। मुख्य रूप से ये अपनी समितियों के माध्यम से काम करती थी। इन समितियों को वार्यम कहते थे। विभिन्न सभाओं में वार्यमों की संख्या अलग अलग होती थी और उनके कार्य और भर्ती के तरीके भी अलग अलग होते थे। प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्य होते थे। निर्वाचन के लिए गांव को प्राय 30 वार्डों में विभक्त किया जाता था।
निर्वाचित सदस्यों से ही ग्राम की स्थायी समिति, उपवन समिति, तड़ाक समिति, कृषि समिति, न्याय समिति आदि प्रशासन समितियां गठित की जाती थी। निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक था, जैसे कि वे 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु का हो, वेदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान हो अथवा 1/3 वेली से अधिक भूमि का स्वामी हो और एक वेद तथा भाष्य का ज्ञान हो, 1/4 वेली से अधिक भूमि का स्वामी हो, उसका निजी घर हो इत्यादि। निम्नलिखित आधारों पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन के लिए अयोग्य माना जा सकता था यदि वे विगत 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य रहा हो। यदि समिति के सदस्य के रूप में अपने विभाग के आय व्यय का हिसाब नहीं दिया हो, यदि वे व्यभिचार अथवा किसी अन्य अपराध का दोषी हो, चोरी के अपराध की सजा मिल चुकी हो, 5 बार शूद्रों के संपर्क से अशुद्ध हो गया हो। सदस्यों का निर्वाचन लाट पद्धति के द्वारा होता था। सभी उम्मीदवारों के नाम अलग अलग पत्तियों पर लिखकर एक बर्तन में डाल दिया जाता था और उन्हें अच्छी तरह से हिला डुला दिया जाता था। फिर किसी बालक से निश्चित संख्या में पत्तियों को निकाला जाता था। जिन लोगों के नाम की पत्तियां निकलती वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते थे। गांव अपने में एक लघु गणतंत्र ही होता था। उसे अपने कार्यों में स्वायत्तता प्राप्त थी। इसके लिए उसे कर लगाने और करों में छूट देने के अधिकार प्राप्त थे। ऐसे निर्णय गांव सभा करती थी। गांव के प्रबंध के लिए उसके अलग कर्मचारी होते थे, जिनकी नियुक्ति और नियंत्रण सभा ही करती थी। ग्राम सभाओं के विविध कार्य थे। गांव की सभी अक्षय निधियां उसके अधीन रहती थी अथवा कम से कम उनकी निगरानी का काम सभाएं करती थी। अनेक सार्वजनिक कार्य ग्राम सभाओं के द्वारा होते थे। इस स्थानीय सभा का एक मुख्य कार्य मंदिर और उससे संबंध कार्यों में से रहता था। सभी सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यों का केंद्र मंदिर होता था। मंदिरों में रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं बाँचने वालों के पारिश्रमिक के लिए भूमि अलग कर दी जाती थी। सामान्यतः यह भूमि कर मुक्त दी जाती थी। मंदिरों में आमतौर पर संगीत, नृत्य और नाटक होते रहते थे। त्योहारों पर इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। मंदिरों में पूजा के समय तमिल और संस्कृत में स्तुति पाठ होता था। इन सेवाओं के लिए भी कभी कभी सभा ग्राम समाजों की भूमि दे देती थी। यदि कोई दाता अस्पताल बनवाने और वेदों के लिए अक्षय निधियां देता तो सभा उसे सहयोग और सहायता देती थी। सभाएं धर्मशालाएं बनवाने और वहां जल का प्रबंध करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती थी और सहायता देती थी। भूमि स्वामित्व और धृति तथा सिंचाई के कामों में सभा विशेष रूप से रुचि लेती थी। इन मामलों में राज्य सरकार भी अपने अभिलेख रखती थी, किंतु ये सभाएं भी भूमि की पूंजी और कर पूंजी रखती थी। गांव में भूमि की श्रेणियों के निर्धारण में सभा की स्वीकृति आवश्यक थी। गांव में राजा ऐसे अवसरों पर स्थानीय अधिकारी और सभा दोनों के साथ साथ लिखता था। फिर ये दोनों मिलकर ये काम पूरा करते थे। ग्राम सभाएं भूमि कर एकत्र करके राजकोष में जमा करती थी। ये सभाएं अपने अपने गांव में मुकदमे भी तय करती थी। गांव का न्यायाधिकारी लोगों से जो जुर्माने वसूल करता था, उनका उपयोग किसी सार्वजनिक कार्य पर होता था। सभाओं द्वारा बनाए हुए नियमों के आधार पर बाजार लगे और वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। अकाल, बाढ़ आदि देवी विपत्तियों के समय वे सहायता कोष खोलती थी और पीड़ित जनता को राहत पहुंचाती थी। सड़कों का निर्माण तथा उनकी देखरेख भी ग्राम सभाओं द्वारा ही होता था। सार्वजनिक कार्यों के लिए ये लोग बेगार भी ले सकती थी। ग्राम में शिक्षा प्रसार के लिए सभाएं पाठशालाएं स्थापित करती थी। ग्राम सभाओं को स्वायत्त शासन प्राप्त था और राज्य सरकार सामान्यतः उनके आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, परंतु वे उनके कार्यों पर निगरानी अवश्य रखती थी और उनके हिसाब किताब की जांच की जाती थी। ग्राम सभाओं की सहायता के लिए
सरकार ग्रामों में अपने अधिकारी नियुक्त करती थी। यदि ये अधिकारी किसी ग्राम सभाओं के कार्यों में कोई अनियमितता अथवा अवैधानिकता देखते थे तो उनकी सूचना राजा को देते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन सभाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि एक बार एक मंदिर की आय का दुरुपयोग करने पर राजा ने एक ग्राम सभा पर जुर्माना किया था। इसी प्रकार ग्राम सभा द्वारा भूमि का जमा न कराने पर राज्य सरकार ने उस सभा के सभी सदस्यों को कारागार में भेज दिया था। अनेक कार्यों के लिए सभा को राजा से पूर्वाज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी, जैसे कि राजाज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दे सकती थी। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि योग्य नौकरशाही और सक्रिय स्थानीय सभाओं जो लोगों में नागरिकता की सजीव भावना का संचार करती थी के बीच प्रशासनिक दक्षता और शुचिता के क्षेत्र में एक उच्च मानदंड स्थापित किया गया था, जो संभवतः समूचे हिंदू राज्य में सबसे ऊंचा था। गांवों की भांति नगरों को कई मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी। हर नगर की अपनी सार्वजनिक संपत्ति थी, जिसमें इमारतें, भूमि, पूंजी निधि, चंदे आदि शामिल थे। वह दान ग्रहण करता था और देता भी था। वह अपनी संपत्ति का स्वयं प्रबंध करता था। वह भूस्वामित्व का नियम करता था और अपना धन ब्याज पर देता था। उसे चुंगी, तहबाजारी, पुलों और सड़कों पर मार्ग करके आमदनी होती थी। इस प्रकार चोलों की शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का भारी महत्व था। न्याय व्यवस्था, न्याय का कार्य भी स्थानीय होता था। मोटे विवाद संबंध निगम ही तय कर देते थे। ऐसे मामलों में गांव सभाओं को बड़े अधिकार प्राप्त थे। वे ऐसे मामलों का फैसला करती थी जो किसी व्यवस्था के निगम या अन्य स्थानीय संगठन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। इस कार्य के लिए वे कभी कभी न्याय तार की समितियां भी बना देती थी। न्याय प्रक्रिया में विद्वान पंडितों से भी सहायता ली जाती थी। न्याय की प्रक्रिया सरल थी। वादी और प्रतिवादी स्वयं अपना अपना पक्ष उपस्थित करते थे। किसी वकील की नियुक्ति का कोई चिन्ह नहीं मिलता है। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं था कि सभी घटनाओं के बारे में सबूत पेश होना ही चाहिए। न्यायाधीशों से यह आशा की जाती थी कि तथ्यों के बारे में वे अपनी जानकारी का भी उपयोग करेंगे। आमतौर पर सभी अपराधों पर, चाहे अपराधी गांव के कर्मचारी ही क्यों न हो, पहले गांव की पंचायत में विचार किया जाता था और वहां से असंतुष्ट होने पर मामला उन अधिकारियों के पास भेजा जाता था जो राजा की ओर से नाडू के प्रशासन के लिए नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद शायद ही कभी कोई अपील राजा के यहाँ की जाती थी। इस बात की कोशिश की जाती थी कि दोनों पक्ष इस बात से संतुष्ट हो जाए कि जो फैसला किया गया है उसमें आदर्श न्याय और मानदंडों का पालन किया गया है। ग्राम समितियों में चोरी, जारी और जालसाजी के मामलों में सजायाफ्ता लोगों को सदस्यता का अधिकार नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अपराध जघन्य समझे जाते थे। किसी अपराध की सजा के रूप में गधे की सवारी कराने वाले लोगों को भी सदस्यता का अधिकार नहीं था। उस समय अधिकांश अपराधों के लिए जुर्माने की प्रथा थी। कभी कभी नरवध और हत्या के लिए भी अपराधी को यह सजा दी जाती थी कि वह पड़ोस के मंदिर में अखंड दीप की व्यवस्था करे। राजा अथवा उसके संबंधियों के व्यक्तिगत सेवकों का एक अलग ही वर्ग था। इनके मामलों की सुनवाई स्वयं राजा करता था। उस काल में पशुओं की चोरी की घटनाएं बड़ी संख्या में होती थी। कुछ गांव सभाओं ने इस प्रकार के अपराधों के लिए भारी जुर्माने का सहारा लिया था। चीनी यात्री चाओजू कुआ ने लिखा है कि जब कोई किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तब राजा का एक मजिस्ट्रेट उसे सजा देता है। यदि अपराध छोटा हुआ तो उसे एक लकड़ी के चौखट से बांधकर 50 सात या 50 70 या 100 तक डंडे मारते। जघन्य अपराधों के लिए अंगभंग की सजा दी जाती थी या फिर हाथी के पैरों तले कुचलवा कर देने की प्रथा थी। अब चोलकालीन सेना और नौसेना। चोलों के पास एक शक्तिशाली स्थायी सेना थी जिसमें पदाती
यानी पैदल, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, हाथी और नौसेना थी। संपूर्ण सेना की संख्या 1,50,000 थी। ये संख्या घटती बढ़ती जाती थी। कभी कभी हाथियों की संख्या 60 तक पहुंच जाती थी। सेना के लिए घोड़े अरब देश से मंगवाए जाते थे। राजा स्थल सेना और जल सेना का प्रधान होता था। युद्ध काल में वे प्राय सेना का नेतृत्व करता था। राजा के अतिरिक्त प्रधान सेना अध्यक्ष भी होता था। उसके अधीन टुकड़ियों के नायक भी होते थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सेना में विभिन्न दल रेजिमेंट होते थे। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं। कक्कोलोतुरम्बर्ड, ये राजाओं का अंगरक्षक पदाति दल था। इससे वेल्ले कक्कर भी कहा जाता था। राजा की सेना में सबसे स्थायी और विश्वसनीय सैनिक होते थे। वे अपनी जान देकर भी राजा और उसके हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। दूसरे थे कुडीरेच वेगर, ये चुने हुए अश्वारोही का दल था। कुजिरम्बलर अथवा आने या टकल हाथियों के दल का नाम था। और चौथा था चुने हुए धनुर्धारियों का दल। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना समूचे राज्य में छोटे छोटे गुल्मों और छावनियों में रहती थी। उन्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में भर्ती के तरीकों के बारे में हम कोई धारणा नहीं बना सकते। सेना में अनेक सेनापति ब्राह्मण थे। प्रसिद्ध होने पर इन्हें ब्रह्माधिराज की उपाधि मिलती थी। बेलम में पैदा हुए और पले बालक संभवतः आमतौर पर सेना में भर्ती कर लिए जाते थे। सैनिकों में अधिकांश इस वर्ग के होते थे। सेना में ऐसे लोग भर्ती नहीं किए जाते थे जिन्हें सैनिक कला का कुछ भी ज्ञान न हो या उन्हें युद्ध कला से प्रेम न हो। सेना को समय समय पर युद्ध का अभ्यास कराया जाता था और उन पर अनुशासन भी रखा जाता था। परंतु शत्रु देश के साथ चोल सेना का व्यवहार बड़ा बर्बर होता था। विजय प्राप्त करने के पश्चात वे बड़ी लूटमार करती थी और निरीह नागरिकों की हत्या करने में न चूकती थी। बहुधा वे स्त्रियों के साथ भी बड़ा अभद्र व्यवहार करती थी। उसका यह व्यवहार किसी भी दृष्टि से विरोचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह महत्वपूर्ण बात है कि सेना नागरिक कार्यों में ही गहरी दिलचस्पी लेती थी और उनके हिस्से कई प्रकार से स्थानीय निगमों आदि का काम करते थे। सामूहिक रूप में और अलग अलग भी सैनिक अनेक धर्मार्थ अक्षय निधियां देते थे और मंदिरों की रक्षा भी करते थे। चोलों के पास एक संगठित नौसेना यानी जहाजी बेड़ा भी था। नौसेना की सहायता से राजराज प्रथम ने चेरों की नौसेना को नष्ट कर दिया। यानी कि चेरों की नौसेना को नष्ट कर दिया था चोलों ने। लंका पर आक्रमण कर उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। इसी की सहायता से राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय और उसके अधीन राज्यों को जीता था। उनकी नौसेना पूरे द्वीप समूह के अनेक भागों में भी गई थी। चोल नौसेना ने कुछ समय के लिए बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिणत कर दिया। सशक्त नौसेना ने व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। इस प्रकार हमने चोलों की शासन व्यवस्था के विषय में विस्तार से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चोलों की अर्थव्यवस्था। राज्य की आय व्यय। चोल राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था। भूमिकर नगद अथवा उपज के अंश के रूप में जमा किया जा सकता था। सामान्यतः उपजाऊ भूमि का 1/4 या अधिक से अधिक 1/3 और कम उपजाऊ भूमि की उपज का 1/6 या 1/5 हिस्सा भूमिकर के रूप में लिया जाता था। भूमिकर ग्राम सभाओं द्वारा एकत्रित किया जाता था और इसे केंद्रीय सरकार को पहुंचाना ग्राम सभा का दायित्व था। भूमिकर निश्चित करने के लिए राजराज प्रथम और कुलोतुंग प्रथम ने भूमि की नाप जोख कराई। कुलोतुंग प्रथम ने भूमि की नाप जोख करवाई। राजराज प्रथम ने भी करवाई और कुलोतुंग प्रथम ने करवाई। अकाल या बाढ़ की सूरत में भूमिकर माफ कर दिया जाता था और चोल शासन के अंतर्गत समय समय पर भूमि का वर्गीकरण होता था और उनके अनुसार नए सिरे से भूमि का निर्धारित किया जाता था। भूमिकर के अलावा राज्य व्यवसायियों और शिल्पियों से भी कर वसूल करता था।
स्थल मार्गों तथा जल मार्गों पर चुंगी वसूल की जाती थी। खानों वनों इत्यादि से भी राज्य को प्राप्त पर्याप्त आय होती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इन सब करों की संख्या और मात्रा अधिक थी और लोगों को ये कर कष्टदायक लगते थे। राज्य इन करों को कठोरता के साथ वसूल करता था। कर न देने वालों को की भूमि व संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। कुलोत्तुंग प्रथम ने कर व्यवस्था में सुधार करते हुए बहुत से करों को समाप्त कर दिया। संभवतः इसी कारण उसे सुंगत वीर्थ यानी सुगंधवर्त की उपाधि दी गई थी। किसको? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल प्रशासन अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग सेना, नौसेना और नौकरशाही पर व्यय करता था। सार्वजनिक निर्माण कार्यों जैसे सड़कों, बांधों, तड़ागों, नहरों, मंदिरों आदि पर भी काफी व्यय किया जाता था। इसके अतिरिक्त बहुत से साधन, दानों, यज्ञों, महोत्सव इत्यादि के ऊपर व्यय होता था। राजकीय आय का एक भाग राज परिवार के सदस्यों के भरण पोषण पर व्यय होता था। कृषि, आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। राज्य की आय का आधार भी भूमिकर था। जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में निवास करता था और उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि था। उस युग में भी किसान अपनी कृषि भूमि खेत का स्वामी होता था और समाज में कृषि भूमि का स्वामी होना सम्मान की बात समझी जाती थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भी, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी रहा हो, ये कामना रहती थी कि कुछ न कुछ भूमि का स्वामी अवश्य रहे। भूमि पर व्यक्तियों और समुदायों का अधिकार रहता था। कृषि की उन्नति के लिए चोल प्रशासन हमेशा प्रयत्नशील रहता था। कावेरी नदी से अनेक नहरें निकलवाई गई थी। करिकाल के समय कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा चोल शासकों ने बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण भी करवाया और वहां से नहरें निकलवा कर खेतों तक जल पहुंचाया गया। ग्राम सभाएं भी इन कामों के प्रति जागरूक रहती थी। उनका एक प्रमुख कर्तव्य ग्राम के तालाबों तथा सिंचाई के अन्य साधनों की देखभाल करना था। इससे स्पष्ट है कि चोलों के समय में प्रशासन तथा प्रजा दोनों ही कृषि की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थे। राज्य की ओर से समय समय पर भूमि का माप तथा वर्गीकरण कराया जाता था। यद्यपि अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य किसानों की सहायता के लिए सचेत रहता था, फिर भी इन आपदाओं के समय प्रजा को काफी कष्ट उठाने पड़ते थे। तत्कालीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अनावृष्टि के कारण कई बार लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा था। ऐसे अवसरों पर राज्य किसानों का भूमि कर माफ कर देती थी और उन्हें अन्य प्रकार से भी राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। कृषि क्रम के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी उन्नत दशा में था। पशुपालन का व्यवसाय करने वालों को मंचादी कहा जाता था और उन लोगों ने अपने आप को एक व्यावसायिक वर्ग में संगठित कर लिया था। उद्योग धंधे, चोलों के शासनकाल में उद्योग धंधों की पर्याप्त प्रगति हुई। उस समय चोल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारियों की यात्राओं और व्यापार संघों के सुसंगठित होने के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि देश के भीतर अनेक वस्तुओं का खूब व्यापार होता था। चोल साम्राज्य का विस्तार हो जाने पर एक शक्तिशाली केंद्रीय प्रशासन का उदय हुआ, जिसने एक बहुत बड़े भूभाग में कई पीढ़ियों तक शांति और व्यवस्था बनाए रखी। इससे औद्योगिक जगत को प्रचुर मात्रा में प्रोत्साहन एवं सुविधाएं मिली। धातु उद्योग और जौहरी की कला में बड़ी दक्षता प्राप्त हुई। अभिलेखों में तंजौर के मंदिरों की प्रतिमाओं और बर्तनों के विस्तृत विवरण मिलते हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि चोल काल के कारीगरों ने विभिन्न धातुओं को गलाकर सुंदर मूर्तियां ढालने में कितनी कुशलता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार के कार्यों में चांदी, सोना, तांबा, कांसा और पीतल का अधिक प्रयोग किया जाता था। सोने और चांदी का प्रयोग आभूषणों के लिए किया जाता था और आभूषणों में रत्न तथा मोती लगाए जाते थे। जौहरियों की कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। समुद्री पानी से नमक बनाने का कार्य शासन की निगरानी और देखरेख में होता था। कुमारी अंतरिप, मेरकनास, दक्षिणी अर्काट और समुद्र तट के निकटवर्ती स्थानों में नमक तैयार किया जाता था। वस्त्र व्यवसाय
भी काफी उन्नत था। कांची वस्त्र व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र था। कई उद्योगों को राज्य तथा बड़े मंदिरों से मान्यता तथा संरक्षण प्राप्त था, जैसे कि कांचीपुरम के जुलाहों की को राजा के वस्त्र बनाने का गौरव प्राप्त था। यानी कि कांचीपुरम के जुलाहों को राजा के वस्त्र बनाने का गौरव प्राप्त था। तो कुछ अन्य जुलाहों को मंदिरों की आवश्यकता अनुसार वस्त्र बनाने का, अन्य उद्योग धंधे यथा बढ़ईगिरी, लोहार, चर्मकार, ईंट बनाने का व्यवसाय, नाई, दर्जी, माली, हलवाई आदि भी उन्नत अवस्था में थे। अब हम पढ़ेंगे व्यापार। इस काल में अंतर्देशीय व्यापार में परिवहन व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। दक्षिण भारत में नदियों के द्वारा माल लाने ले जाने की गुंजाइश कम ही रही होगी। तत्कालीन साक्ष्यों से पता चलता है कि चोल साम्राज्य में राजमार्गों की सुव्यवस्था थी। साम्राज्य के सभी प्रमुख स्थान सड़कों से जुड़े हुए थे। व्यापारियों के बड़े शक्तिशाली निगम होते थे। नाना देश तिसे या यिरतु अंडुजुर्वर का स्थान इन निगमों में सबसे प्रतिष्ठित था। इस लंबे नाम के दो अर्थ है। पहला है सभी देशों की 1000 दिशाओं में 500, और दूसरा अर्थ है सभी देशों और दिशाओं में से 1000 और 500। यानी कि पहला अर्थ है सभी देशों की 1000 दिशाओं में 500, और दूसरा अर्थ है सभी देशों और दिशाओं से 1500। इन निगमों का विदेशों से भी व्यापार होता था। इसके सदस्य वासुदेव, कंदाली और मूल भद्र वंश के थे। वे चेर, पांड्य, मलय, मगध, कौशल, सौराष्ट्र, धानुष्ट्र, कुरुब, लाल, गोपाल, लाल, नेपाल, लंका आदि देशों की यात्रा करते थे। उच्च कोटि के हाथियों, अच्छी नस्ल के घोड़ों, नाना प्रकार के रत्नों, मसालों, सुगंधित द्रव्यों, औषधियों और वस्त्रों का व्यापार करते थे। वे प्राय गधों और बैलों तथा भैंसों पर सामान लाद कर ले जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से इस निगम की अपनी पैदल सेना की टुकड़ी थी। राजनीतिक सीमाओं के कारण व्यापारियों के कारोबार में कोई बाधा नहीं आती थी। वे जहां जाते थे उनका सम्मान होता था, उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती थी। व्यापारियों के स्थानीय संगठन भी थे जिन्हें नगरम कहते थे। ऐसे संगठन बड़े बड़े नगरों में थे। व्यापारियों के संगठन को नगरम। इस काल में सीमा शुल्क और चुंगी के बारे में अधिक विवरण नहीं मिल पाया है। इन शुल्कों को सुंगम कहा जाता था। सुंगम की व्याख्या में कहा गया है कि जहाजों और सवारियों से जो सामान समुद्र पार या देश के भीतर से आता था, सुंगम में शामिल थे। कर्ज के लिए हुंडियों का आम रिवाज था। ऋण पर ब्याज की दरों में विभिन्नता के बहुत प्रमाण मिलते हैं। व्यापारियों को अपने कारोबार के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ऋण का लेन देन करना पड़ता था। अनेक व्यापारी समुद्र पार के देशों से व्यापार किया करते थे। चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह तथा फारस की खाड़ी आदि से दक्षिण भारत का व्यापारिक संबंध था। कालांतर में दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के बीच व्यापार को प्रोत्साहन मिला और चोल शासकों ने चीन में भी शिष्टमंडल भेजे थे। महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, कोरकोई और कविलान बड़े बड़े बंदरगाहों में परिवर्तित हो गए तथा चोलों की नौसैनिक शक्ति का बड़ा विकास हुआ। इससे भी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हमने चोलों के बारे में भाग प्रथम में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।